वे मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। भगत सिंह के ये शब्द, ये सिर्फ एक बयान नहीं थे, बल्कि एक तरह की घोषणा थी। एक ऐसी घोषणा जो उनकी शहादत से कहीं ज़्यादा उनके विचारों की बौद्धिक यात्रा के बारे में बताती है। हम में से ज़्यादातर लोग भगत सिंह को एक निडर शहीद के रूप में जानते हैं। वो नौजवान जो हँसते-हँसते फांसी पर चढ़ गया। लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। तो चलिए इस तस्वीर को हम आज पूरा करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महान देशभक्त इतना बड़ा विचारक बन गया। उनके विचारों का सफर आखिर था कैसा? भगत सिंह के असर को, उनके प्रभाव को अगर सच में समझना है, तो हमें इन किस्से कहानियों से थोड़ा आगे बढ़कर उनके विचारों के सफर को देखना होगा। और ये सफर खास तौर से 3 चरणों से गुजरा। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा देशभक्त से। भगत सिंह का शुरुआती जीवन आज़ादी के माहौल में ही पला बढ़ा था और इसी माहौल ने उन्हें एक भावुक क्रांतिकारी के रूप में पहला रास्ता तैयार किया। देखिए, उनका जन्म ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में हुआ था। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो जालियांवाला बाग नरसंहार वाली जगह पर गए थे और वहां से खून से सनी मिट्टी उठाकर ले आए। सोचिए, महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। घर छोड़ा, कानपुर चले गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। ये बात बहुत दिलचस्प है कि क्रांति का विचार उनके जेहन में कितनी गहराई से था। वो भी बचपन से। 4 साल की उम्र में उन्होंने कहा था कि वो खेतों में बंदूकें बोएंगे ताकि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए पूरी फसल तैयार हो सके। और यहीं से उनके जीवन का सबसे अहम, सबसे जरूरी चरण शुरू होता है। ये वो दौर था जब उनकी देशभक्ति, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थी, समाजवादी क्रांति के लिए एक गहरी सोच में बदल गई। उनकी जो सबसे मशहूर कार्रवाइयाँ हैं, जैसे सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, वो कोई अंधाधुंध हिंसा नहीं थी। वो असल में प्रचार के लिए एक सोची समझी रणनीति थी। जैसा कि उन्होंने पर्चे में लिखा भी था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। मतलब साफ था, इसका मकसद एक संदेश देना था। ये जो विचारों का बदलाव था, ये 1928 में सबसे साफ नजर आया, जब उन्होंने अपनी पार्टी के नाम में सोशलिस्ट यानी समाजवादी नाम जोड़ा। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। जहां एचआरए का लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश राज को खत्म करना था, वहीं एचएसआरए का लक्ष्य सर्वहारा की तानाशाही यानी मजदूरों और किसानों का राज स्थापित करना था। मतलब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि हर तरह के शोषण के खिलाफ थी, चाहे वो अंग्रेज करें या कोई पूंजीपति। तो उनके लिए क्रांति का असली मतलब क्या था? अदालत में दिए उनके बयान से ये बिल्कुल साफ हो जाता है। क्रांति से हमारा मतलब जो मौजूदा व्यवस्था है, जो खुलेआम अन्याय पर टिकी है, वो बदलनी चाहिए ताकि एक समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। मतलब क्रांति सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के शोषण को खत्म करने के लिए समाज को पूरी तरह से बदलना था। और यही बात उनके बदलाव को शानदार ढंग से बताती है। पिस्तौल और बम क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो एक कार्यकर्ता से कहीं आगे बढ़कर एक विचारक बन चुके थे, जो समझ गए थे कि असली क्रांति हथियारों से नहीं, बल्कि विचारधारा से जीती जाती है। असल में ये कहा जा सकता है कि भगत सिंह ने अपना सबसे ताकतवर क्रांति का काम सड़कों से नहीं, बल्कि जेल की कोठरी से किया। उन्होंने अपने मुकदमे को अपने विचारों का जबरदस्त मंच बनाया। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 111। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत है। पूरे 111 दिनों तक उन्होंने राजनैतिक कैदियों के लिए, अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की थी। और तो और मौत की सजा का सामना करते हुए भी उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। जेल नोटबुक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पत्र, ये तो उनके बौद्धिक काम का छोटा सा हिस्सा है। ये साबित करती है कि वो आखिरी सांस तक अपने विचारों के लिए कितने समर्पित थे। अंग्रेजों ने उन्हें आतंकवादी का दर्जा दिया, लेकिन उन्होंने खुद इस बात को खारिज कर दिया। मैं एक क्रांतिकारी हूँ जिसके पास एक लंबे कार्यक्रम के निश्चित विचार हैं। मैं पूरी ताकत से ये घोषणा करता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। उनका साफ राजनीतिक एजेंडा था
और इसलिए उनकी कहानी उनकी फांसी की दुखद घटना पर खत्म नहीं होती, बल्कि यह उनके बलिदान के पीछे की सोची समझी रणनीति और उसकी ताकत को समझने से शुरू होती है। अपने अंतिम बयान में उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि वे मौत को एक जरूरी बलिदान मानते थे। उन्होंने लिखा कि हिम्मत के साथ फांसी पर चढ़ना हिंदुस्तानी माताओं को भगत सिंह जैसे बच्चे पैदा करने की प्रेरणा देगा, और अगर मैं बच निकला तो क्रांति का प्रतीक धूमिल हो जाएगा। उनका ये पक्का विश्वास था कि उनकी मौत के बाद उनके विचार और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। मरा हुआ भगत सिंह जिंदा भगत सिंह से ज़्यादा खतरनाक होगा। अपनी फांसी से कुछ समय पहले वो लेनिन पर एक किताब पढ़ रहे थे। उन्हें बीच पन्ने पर ही रोक दिया गया, और ये बात हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। उनकी पुरानी लड़ाई और उनका वो अधूरा बौद्धिक सफर आज के लिए क्या मायने रखता है? उस किताब का अगला पन्ना क्या कहता है? ये सोचना शायद हम सब पर है।